हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषार पॉडकास्ट। ये एक ऐसा पॉडकास्ट था जिसका हम सभी बहुत दिलो जान से वेट कर रहे थे। और काव्य पॉडकास्ट, जो हमने इस पॉडकास्ट को नाम दिया था, वो इस वजह से दिया था क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत अनोखे और बहुत ही एक, हम कह सकते हैं, भव्य हमारे आज के जो गेस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सौरभ जैन सुमन जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका तुषार पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत आभार तुषार। और आप जैसे युवा व्यक्ति को देख करके इस फील्ड में मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, मेरा एक सवाल, मेरा भी है और जनता का भी बहुत एक कॉमन सवाल सभी का रहता है कि हाँ। कवि, जब भी हम इस वर्ड को सर सुनते हैं तो एक अलग ही इमेज क्रिएट होती है दिमाग में कि ये कागज है, हाथ में कलम, कुर्ता पजामा पहना हुआ आदमी। तो ये सर चीजें कहाँ से डेवलप हुई, मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा। मैं बताता हूँ तुषार। बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा सा पहले की बात करें तो जो एक कवियों की पहचान थी वो मूलतः साहित्यकार के रूप में ही जानी जाती थी। कवि को समाज में ज्ञानी तो माना जाता था पर धनाढ्य नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि ये झोला लटकाए हुए एक ख्यालों में खोया हुआ और दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई चश्मा लगाया हुआ कुछ ऐसा सा व्यक्ति होगा, एक कवि के लिए बोला जाता था। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट लिरिक्स राइटर्स जिनको आप फिल्मों में सुनते हैं, दे ऑल आर पोएट्स। अगर हम जावेद साहब की बात करें या हम नीरज जी की बात करें, हम संतोष आनंद जी की बात करें, नीरज जी, संतोष आनंद जी और जावेद जी तीनों हिंदी और उर्दू काव्य मंचों से जुड़े रहे हैं। बेसिकली भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये गीत लिखने वाले हमारे संतोष आनंद जी अनवरत काव्य मंचों पर मतलब अपनी काव्य यात्राएं करते रहे। वो कवि हैं मूलतः। तो ये जितने भी लिरिक्स राइटर हैं, जिनको अगर हम लोग इंग्लिश में लिरिक्स राइटर कहते हैं तो उनको हिंदी में हम लोग कवि ही कहेंगे, उर्दू में हम लोग शायर ही कहेंगे। तो आज नहीं, ये तो जिस समय से बॉलीवुड ने गीतों का संचार शुरू किया उस समय से ये बॉलीवुड के जो कवि हैं, जो गीतकार हैं, जो लिरिक्स राइटर्स हैं, वो बेसिकली आप लोगों के संज्ञान में आने लगे। उससे पहले जो कवि सम्मेलन थे वो एक साहित्यिक अनुष्ठान के रूप में ही किए जाते थे कि कोई एक साहित्य का कार्यक्रम करने वाले हो गए, गवर्नमेंट के कार्यक्रम करने वाले हो गए, साल में एक या दो कवि सम्मेलन होते थे। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो ऐसा शायद ही कोई विश्वविद्यालय हो, कोई महाविद्यालय हो, मतलब कहना चाहिए कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, जिसके अंदर एनुअल फेस्ट या जो भी सेलिब्रेशंस होते हों उनमें कवि सम्मेलन ना आयोजित किया जाता हो। कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से जो एक सफर तय किया वो यूथ को अपने साथ लेकर के किया। कवि एक आईना है वर्तमान के समाज का। अभी हनी सिंह का एक बड़ा विवादित सा बयान आया था। उन्होंने एक बात कही कि अश्लीलता, जब उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई आप अश्लील गाने लिखते हैं, आप अश्लीलता के साथ गानों का प्रयोग करते हैं, तो उनकी एक टिप्पणी थी फांसले हुए, व्हाट इज दैट, क्या ये अश्लीलता का परिचायक नहीं है? तो मैं एक बात कहूंगा कि लिरिक्स राइटर तब भी थे, लिरिक्स राइटर आज भी हैं। तब भी वर्तमान समय के आईना हुआ करते थे लिरिक्स राइटर या कवि, आज भी वर्तमान समय का आईना है कवि। अगर समाज उन्नति करता है, भाव उन्नति करता है, तो कवि भी उन्नति करता है, भाव उन्नति करता है। अगर समाज अधोगति को प्राप्त होता है, नीचे की तरफ जाता है, उसमें अश्लीलता आ जाती है। आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो ये जितने भी आप वो देखते हैं, क्या नाम है इसका, ओटीटी, ओटीटी जी पर जितने भी वेब सीरीज चल रही हैं, क्या जेन्युइन प्रश्न ये है कि क्या हम उनको अपने परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं? शायद नहीं नहीं। सर, इसका बिल्कुल। उत्तर यही आएगा कि नहीं, हमें परिवार के साथ नहीं देखनी चाहिए। द वल्गैरिटी, द लैंग्वेज, द न्यूडिटी, उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को ये कहती हैं कि एक सभ्य व्यक्ति को वो अपने परिवार के साथ कम से कम बैठ करके नहीं देखनी चाहिए। तो इसी तरीके से गीतों ने, इसी तरीके से कविताओं ने भी सफर किया। वो सफर, मैंने बोला ना, कवि या लिरिक्स राइटर, दीज ऑल आर द मिरर ऑफ सोसाइटी, समाज का आईना है। जैसा समाज है वैसा आईना है। और यही कारण है कि जो कवि सम्मेलन है, जो कविताएं हैं, जो कवि हैं, आज वो साहित्य के एक पिंजरे से निकल करके जनमानस तक पहुंचे, आम व्यक्ति तक पहुंचे। एक युवा साथी तुषार एक कवि का इंटरव्यू ले रहा है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ।
नहीं नहीं बिल्कुल सर। और सर कवि सर एक मैं मानता हूँ कि अगर आजकल जो हम स्टूडेंट्स और विद्यार्थी अगर इस चीज़ को महत्वता इसकी महत्वता समझें तो सर बहुत कहते हैं ना एक बहुत ये बड़ी चीज़ है सर। अगर हम देखें तो आज के टाइम पे सर मेन हम क्या देखते हैं कि 100 कवि हैं, 100 में से कवि जो हमें हाईलाइट ज़्यादातर जो देखते हैं हम उन पे फोकस करते हैं। जो हम आजकल जो हमारे ट्रेंड कह सकते हैं, क्रेज कह सकते हैं कि 100 लोगों में से हमें दो या तीन ही दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर वो लोग एक टीवी या एक प्लेटफॉर्म पे हमें दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर हम कुछ लोगों को अंडरअंदाज कर देते हैं कि यार ये कवि तो अभी ये इसकी कविता हमने कहीं सुनी नहीं होती है। बट यही होता है कि जैसे मान लीजिए सर किसी प्रोग्राम में गए, वहाँ पे कोई कवि आए हुए हैं और उनकी कोई किसी भी कविता की पंक्तियां हमने सुन ली तो हम वहां से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें फॉलो करना शुरू होते हैं। तो सर युवा को समझना तो खैर पड़ेगा और समझ रहे हैं जितना मैं मानता हूँ सर। क्योंकि अगर मैं भी आज आपसे बात कर रहा हूँ तो सर कहीं ना कहीं आपके कविता ने डेफिनेट। मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित करता है सर। बिल्कुल मैं लोगों को बताना चाहूंगा जब मैं सर से बातें करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब कहते नहीं जैसे कोई बड़े भाई से बात कर रहे हो, इस तरीके की फीलिंग आती है क्योंकि सर का तरीका ही एक ऐसा है समझाने का। अच्छा सर सबसे पहले मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि आपके कविता की लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? प्रिय तुषार, मैं लगभग आई वॉज इन आई थिंक टेंथ टेंथ में रहूँगा, या मुझे लगता है कि शायद उसके भी बाद की बात, उससे पहले की बात होगी। अ, हमारे यहाँ एक मुनि आए थे, जैन मुनि, ज्ञान सागर जी महाराज। तो उनका बहुत प्रभाव मेरे ऊपर था। तो पहले मैं उनके लिए ना भजन लिखा करता था। मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो कविताएं हैं, वो भजन नहीं है। मैं तो ये सोच करके कि महाराज जी आए हैं, उनके लिए भजन लिखता हूँ। उनके प्रति अगाध श्रद्धा रही मेरी, तो मैं उनके लिए भजन लिखा करता था। तो वो शाम के समय में उन्हीं के सामने बोलने का अवसर हम लोगों को मिल जाता था। तो जब मैंने उनके सामने गीत वो कविताएं पढ़नी शुरू करी, तब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि वो प्रेरणा बनी मेरे लिए। अच्छा, उसी समय क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में जो संपादकीय पृष्ठ आता है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता था। उसके जो लेख थे वो मुझे बहुत प्रभावित किया करते थे। तो मैं दैनिक जागरण, अमर उजाला जो हमारे यहाँ के प्रसिद्ध अखबार हैं, उनमें आर्टिकल्स भेजा करता था और वो आर्टिकल उनमें छप जाते थे। तो जब वो आर्टिकल उनमें छपते थे और वो अगले दिन मेरे पास आते थे, आज तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं कि आप लैपटॉप पे टाइप करो, मोबाइल में टाइप करो और उनको भेज दो व्हाट्सएप के थ्रू या अन्यत्र किसी भी साधन के थ्रू। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय अगर आपको कुछ भी लिखना होता था तो वो लिखित में हम लोगों को देना पड़ता था, और जाकर के उनके कार्यालय पर, जो कि मेरे घर से कम 7-8 किलोमीटर था, वहां पर मैं साइकिल से जाया करता था अपना आर्टिकल देने के लिए। और उसके साथ फोटो दे करके आता था अपनी, ताकि वो प्रिंट हो सके फोटो के साथ। तो यू कांट बिलीव, जो एक फोटो का खर्चा आता था उस समय में, वो शायद 15 रुपए आता था एक फोटोग्राफ का, जो ब्लैक एंड व्हाइट छोटा वाला फोटोग्राफ होता था पासपोर्ट जी साइज जी। का। वो 15 रुपए कमाने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी, वो क्योंकि होते ही नहीं थे 15 रुपए जेब में। अब वो तो एक बार में चली गई फोटो, फिर मैं उनमें पत्रकारों से जाके कहता था, मैंने कहा सर अगर यूज हो गया हो तो वो फोटो प्लीज आप दे दीजिए, मैं अपने आर्टिकल के साथ दोबारा दूंगा। मतलब एक ना उत्साह बहुत जबरदस्त था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो आवश्यक चीजें थी अगर नहीं भी उपलब्ध थी, तो उनको अर्जित करना, उनको एकत्र करना, उसके ऊपर काम करना। तो तब जाकर के हम लोगों का एक आर्टिकल छपा करता था। आप ये देखिए कि कितनी मेहनत होती थी केवल एक आर्टिकल छपने के लिए। और संपादकीय पृष्ठ को पढ़ने वाले लोग आज भी उतने ही हैं जितने उस समय होते थे। अमूमन लोग अखबार को लेते हैं केवल हेडलाइंस पढ़ने के लिए, संपादकीय पृष्ठ को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं संपादकीय में छपता हूँ। वो एक ज्ञान वाला, वो एक भाषा शैली वाला पृष्ठ होता है, जिसके अंदर मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने भाव शेयर करते हैं और पढ़े लिखे लोग ही उसको पढ़ते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैं वहां से ये मेरी यात्रा शुरू हुई। मैंने टेंथ और ट्वेल्थ के अंदर जब मैं था पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे आर्टिकल छपा करते थे, तो मैं जाकर के टीचर्स को दिखाता था, देखिए सर मेरा नाम छपा। मैं प्रीफेक्ट बन गया था स्कूल में ट्वेल्थ में। तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं अपने नाम के आगे ये लिखवाऊं कि मैं प्रीफेक्ट हूँ। तो मैं उसमें लिखता था सौरभ जैन, उस समय सुमन वगैरह नहीं था, तो लिखता था सौरभ जैन, प्रीफेक्ट सीएबी इंटर कॉलेज। तो इस तरीके से आर्टिकल छपते थे। तो स्कूल वालों ने मेरा सम्मान किया, बोले भाई हमारे नाम, स्कूल का नाम जा रहा है और आपके नाम से, और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें मेरी प्रेरणा बनी। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि मैंने कक्षा 10 से
लिखना शुरू किया, और वो धीरे 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 जो गद्य था वो कब पद्य में बदल गया, मतलब कि जो मेरे जो कहना चाहिए जो लेखन था वो कब पोएटिक हो गया, पोएट्री में तब्दील हो गया, ये मुझे भी मालूम नहीं चला। और धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आने लगी, लोग सुन करके उसे ये कहने लगे हाँ आप अच्छा लिख रहे हो। बस वो प्रेरणा बनी और आज आपके सामने रिजल्ट है, द सौरभ सुमन इज इन योर फ्रंट। नहीं बिल्कुल सर, और मैं तो सर आज आपने दो वर्ड बोले कि एप्रिसिएशन और एक इम्प्लीमेंट, तो मेरे हिसाब से सर स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे सर जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, अगर उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एप्रिसिएशन ज़रूर मिलना ही मिलना है उसको। ये डेफिनेटली एक मूवी आई थी तुषार, तारे जमीन पर, जी सर। और एक मूवी आमिर खान की ही आई थी, थ्री इडियट्स। जी इन सर। दोनों मूवीज में यही बताया गया कि जो हमारे मन की चीजें हैं, अगर हम उनको अपने प्रोफेशन में ले आए तो वो एक बड़ा उपलब्धि का कारक सिद्ध हो सकती है। सचिन तेंदुलकर क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन थे, उनका मन, उनका रुझान बैटिंग की तरफ था, प्ले की तरफ था, और वो उनको मतलब कहना चाहिए उसी में लिप्त हुए, तो आज हम लोगों को, भारत को एक बहुत बड़ा क्रिकेटर मिल सका, सचिन तेंदुलकर। सोचिए कि अगर सचिन तेंदुलकर के जीवन में उनके मम्मी पापा ये कहते कि बेटा डॉक्टर बनो, और उनको जबरदस्ती पढ़ाई कराई जाती, उनके मन के विरुद्ध विपरीत उनको पढ़ाई कराई जाती, तो आज हो सकता है कि एक हमें अनसक्सेसफुल जो एक नॉर्मल सा कोई डॉक्टर होता मोहल्ला क्लिनिक वाला, वो हम लोगों को मिल जाता। लेकिन हम लोग किसे खोते? एक बहुत बड़े स्टार को खोते। तो तुषार, मैं तो तुम्हें भी एक बात ही कहूंगा कि इस आयु में जो एक बड़ा बीड़ा तुम उठा करके चल रहे हो, ये मैंने बहुत कम युवाओं के अंदर ये वाली चीज देखी है। इफ आई एम सीइंग दिस इन यू, डेफिनेटली ये आने वाले जो नभ है उसमें एक दीप्तमान नक्षत्र की तरह भविष्य तुम्हारा मुझे दिखता है। बहुत बड़े, बहुत ऊंचाई पे जाओगे, ऐसी मेरी कामना भी है और प्रार्थना भी है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये तो सर आपका सर आशीर्वाद है सर हमारे ऊपर, जो आप सर आपने हमें इस काबिल से समझ रहे हैं। और बिल्कुल सर हम ये सपना आने वाले समय में सर बिल्कुल पूरा करेंगे, ताकि सौरभ सर भी कहीं जाके कहीं कि हाँ ये तुषार है, इनके साथ मैंने इंटरव्यू करा था। डेफिनेटली तुषार। नहीं, बिल्कुल सर। अच्छा सर, ऑडियंस की एक बहुत डिमांड थी कि सर की सबसे पसंदीदा कविता की चार या दो पंक्तियां सर से सुने जरा, तो सर आप अपने। मैं तुषार, देखिए क्या है कि अगर एक माँ से ये पूछा जाए कि तुम्हारा सबसे प्रिय बच्चा कौन है, तो ये माँ के लिए डिसाइड करना बड़ा भारी हो जाता है कि इनमें से किसको प्रिय कहें। लेकिन हाँ, जो कि मेरी दो तीन ऐसी कविताएं हैं जिनको लोगों ने, जिसको समाज ने बड़ा स्नेह दिया, मैं उसमें से एक कविता मेरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो बड़ी मेरी प्रसिद्ध रचना है, बड़ी मतलब सुनी जाने वाली कविता है। और एक कविता है मेरी इतिहास। इतिहास मुझे भी प्रिय है, और वैसे भी वो कविता मतलब अपने आप में एक बड़ा महत्व रखने वाली कविता है। मैं इतिहास का कुछ एक बंद आपको सुनाता हूँ, सुनेगा कि बहुत सोच चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। कि गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। ये जो कविता है ये मेरी मूलतः वो रचना है जो मंचों पर बहुत मन के साथ सुनी जाती है। होता क्या है कि वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो इतिहास को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, हमारे जो महत्वपूर्ण आलेख थे उन सारी चीजों को बेसिकली मिटा दिया गया, और अपना नया इतिहास हम लोगों के सामने रखा गया, जो कि कम से कम सौरभ सुमन जैसे लोगों को तो कभी भी स्वीकार हो ही नहीं सकता। तो ये कविता मेरी उस संदर्भ में है। और
मैं एक कविता का आपको छोटा सा बंद और सुना देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। इसका एक बंद स्वीकार करना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर हम लोगों के सामने रखा गया, मेरी कविता उस तोड़ मरोड़ने के विरुद्ध एक बड़े युद्ध के रूप में आप लोगों तक पहुंचेगी। सुनिएगा कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। इशारे में बात करता हूँ, इशारा समझना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। आप शुरू करना चाहे वहीं से कैसे? कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। पूछता हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। एक वक्तव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी से पहले ये कहा था कि कम से कम 50 सालों तक आजादी के बाद हम लोगों को लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, तानाशाही की आवश्यकता है। अगर हम लोगों को लोकतंत्र दे दिया गया, डेमोक्रेसी दे दी गई, तो हम लोग अंदर तक कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे, हम इसका महत्व को नहीं समझ पाएंगे, और अंदर तक कहीं ना कहीं हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं पूछता हूं तुषार, आज हम लोगों की क्या स्थिति है? आज भ्रष्टाचार कहां तक निहित है? एक 80-85 साल का बूढ़ा दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन लेकर के खड़ा हुआ, अंततः लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके मुख्यमंत्री बन करके बैठ गए, और पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है कि वो बाबा कहां चला गया। किसी को नहीं पता वो बाबा कहां है। 80-85 साल का वो बूढ़ा अन्ना हजारे गायब इतिहास से, और कौन लोग मलाई चाट रहे हैं? जो उनके साथ उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के उसका यूज करके वो मुख्यमंत्री बन गए, वो आज मलाई चाट रहे हैं। स्थिति कहां से कहां तक आ गई? तब मैं बोलता हूं कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है? अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। ये कुछ एक कविताएं हैं जो जनप्रिय हुई, जो लोकप्रिय हुई, और आज बहुत लंबे समय के बाद इस तुषार पॉडकास्ट से मैं ये आप लोगों तक ऑनलाइन पहुंचा रहा हूँ। मैंने तुषार, मुझे याद भी नहीं है कि पैंडेमिक के बाद कोई भी कार्यक्रम मैंने ऑनलाइन किया हो। आप विश्वास मानना, जितना डर मुझे पैंडेमिक से लगता है, जितना डर मुझे कोरोना से लगता है ना, उतना ही डर इन ऑनलाइन के प्रोग्राम से लगने लगा। क्योंकि उस समय ये स्थिति थी, आपने बोला कि आपने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की। उस समय हमारे पास साधन थे ही नहीं। हम लोग आदी हैं पब्लिक में पढ़ने के, हम लोग आदी हैं 1-1 लाख लोगों में, जनता के बीच में खड़े होकर तालियों के बीच कविता पाठ करने के। और वो जो एक त्रासदी का समय था जो हम लोगों ने 2 साल तक जिया है, वो घरों में कैद होना, वो कोना देख करके बैठ जाना और अपनी कविताएं केवल एक चेहरे को सुनाना। अमूमन कई बार ऐसा होता था कि चलो इस समय तो आप और मैं दोनों ऑनलाइन हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऑनलाइन सेशन ऐसे होते थे जिसमें कोई व्यक्ति आपको केवल आपके सामने आई जाती थी कि आपको इतने लोग देख रहे हैं,
आपका बिल्कुल अपना सर। चेहरा सामने होता था और आप कविता पाठ करते थे। वो जो भयावह समय हम लोगों ने जिया है, आप विश्वास मानिए एक अभिशाप से मुक्ति जैसा है। इस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग इस सुखद स्थिति में हैं कि हम फिर से उसी दौर से गुज़र रहे हैं, जब जनता की तालियाँ होती हैं, जब जनता का स्नेह होता है, जब एक बड़ा-सा मंच होता है, आप खड़े होकर के उसपे काव्य पाठ करते हो, लोग आपको सराहना देते हैं, सामने बैठ कर के आपको वाह-वाह कहते हैं। वो सब चीज़ें अब संभव हुई, वो एक त्रासदी का समय जो हम लोगों ने घर में व्यतीत किया, वो ईश्वर ना करे विश्व में किसी भी प्राणी के लिए दोबारा वो समय आए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर, जैसे एक वर्ड है वाइब, जिसे आज के टाइम पे बहुत लोकप्रिय जो हो रहा है, तो एक कहते हैं ना सर, एक एहसास जो लोगों के बीच में आता है, लाखों के लोगों के बीच में कविता पढ़ने का है, वो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं भी मतलब संभव नहीं है, अगर हम इसको देखेंगे। और क्योंकि क्या देखेंगे कि ऑनलाइन में हमको पता नहीं चल रहा कि कोई हमारी कविता सुनना चाहता भी है या नहीं चाहता। जब आप पब्लिक में सामने बैठे हैं तो आपको पता है कि आंखों को देख के सर पता चल जाता है कि ये आदमी हमारी कविता में ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो वो चेहरों को पढ़ना सर, उनकी तालियां सुनना, वो फील कवि के लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना मेरे हिसाब से सर कविता शुरू भी नहीं होगी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर ऑडियंस का बहुत टाइम से, कि ये कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो सर ये कहावत के बारे में लोगों को बहुत एक इंटरेस्ट था कि सर इसके इसको शुरुआत कहाँ से हुई, और सर इसको थोड़ा ये कोई बताएं भी तो। सूक्ति, कोई भी कहावत, कोई भी मुहावरा, कोई ना कोई कारण होता है जब वो उसका डेवलपमेंट होता है, जब वो क्रिएट किया जाता है। मुझे ये तो नहीं पता कि इसकी कहानी क्या है, लेकिन जो इसके भाव हैं, वो ये कि जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। यानी कि उन अंधेरों में जहाँ पर किसी को देखना भी भारी हो जाता है, वहाँ पर अभिव्यक्ति की जो एक स्वतंत्रता एक कवि जीता है, वहाँ की चीज़ों का व्याख्यान जो एक कवि कर लेता है, वो संभवतः कई बार ऐसा होता है कि तीव्र रोशनी में भी हम लोगों को वो बारीकियाँ देखने को नहीं मिलती, जो एक कवि एक छोटी-सी चीज़ को कह कर के उसकी ओर आपका ध्यान केंद्रित कर सकता है, उसकी ओर आपको आकर्षित कर सकता है। मैं बिल्कुल इसी बात का मतलब कहना चाहिए कि मैं बात कहूँगा कि वास्तविकता ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोगों को अभिव्यक्ति नहीं होती। हम समझते हैं, हम लोग उसको महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों ने अभिव्यक्त नहीं किया। कवि क्या है? कवि कवि अभिव्यक्ति का एक पर्यायवाची है, पर्याय है। इट्स अ बिल्कुल सिनोनिम ऑफ बेसिकली अभिव्यक्ति, जो आपके अंदर के भाव हैं, उनका प्रदर्शन। इट इज़ कॉल्ड अभिव्यक्ति। तो जो अभिव्यक्ति है वो पर्याय है कविता का, कवि का। तो इसीलिए ये कहा गया कि जहां ना पहुंचे रवि, यानी कि जिस चीज के ऊपर सूर्य के प्रकाश में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चीज दबी रह जाती है, जब उसकी ओर इंगित एक कवि करता है, उस विषय को उठाता है, तो वो विषय बड़ा हो जाता है। इट इज कॉल्ड कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर ये हमारे भारत में सर बहुत दिन से एक चीज चल रही है जिसने सर युवाओं को और पूरे भारत को सर झंझोड़ के रख दिया है, कि जो भी सर हमारे ये श्रद्धा, आफताब, साहिल, साक्षी, और अभी महाराष्ट्र में सर ये जो केसेस हमारे भारत में सर बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो सर मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को बहुत गलत प्रभाव इसका पड़ रहा है सर। और हम एक कहते हैं कि जैसा कह सकते हैं घोर कलयुग सर, उसकी तरफ हमारी धरती बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है। तो सर ये टॉपिक मतलब सर मैं क्या देखता हूँ आज के टाइम देखिए पे लोग मैं इसके बारे में बात बहुत करना पसंद। हाँ मैं बताता हूँ तुषार, ये जो विषय आपने छेड़ा ना, ये बहुत एक ऐसा विषय है जो अंतरंग को छूता है, जो कुछ एक ऐसी अभिव्यक्ति आप लोगों के सामने मेरी भी लेकर के आएगा, जिससे मैं बहुत अंदर मन तक कहीं न कहीं कुंठित भी हूँ, कहीं न कहीं जला हुआ भी हूँ। अभी आपने एक बात कही कि आपकी आयु बहुत कम है तुषार, लेकिन ये वही आयु है जब हम लोग अपने जीवन के लिए निर्णय लेते हैं, अपना जीवन साथी चयन कर लेते हैं, किसी को प्रेम करने लगते हैं, उसके प्रेम में ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। जिस साहिल ने हत्या की, उस साहिल की आयु अगर देखें तो कुछ भी नहीं थी। अगर हम लोग मुंबई वाला प्रकरण हटा दें, देखिए मुंबई वाला जो प्रकरण था वो मुझे बेसिकली अभी तक मालूम नहीं है कि वो था क्या। बस ये मालूम है कि देवर लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप जो था,
लेकिन उसके ऊपर का मुझे मालूम नहीं है कि वो 55 साल के थे और वो 30-35 साल की लड़की थी, किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ी विभत्स तरीके से उसको मारा गया। लेकिन ये जो था, ये मेरे को कारण इसका भी मालूम नहीं है कि क्या था। लेकिन जो साहिल वाला केस था या दिल्ली वाला जो पहला केस था, क्या नाम था उसका, साक्षी। अभी आपने, हाँ, साक्षी साक्षी। नहीं, साक्षी का साहिल के साथ था। इससे जो पहले वाला केस था सर वो श्रद्धा और आफ्ताब। श्रद्धा आफ्ताब, ये दोनों के दोनों इंगित करते हैं लव जिहाद की तरफ। ये एक ऐसा अभिशाप है। अभी एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, अगर जी आपने सर। देखी हो तो उसके अंदर इस बात को बहुत स्पष्टीकरण उसका दिया गया कि किस तरीके से एक समुदाय विशेष की लड़की, जो कि एक ग्रुप मेंबर होती है 3 अन्यत्र लड़कियों के साथ, वो उनका किस तरीके से माइंड सेट करती है, उनको ये बताती है कि हमारे धर्म की विशेषताएं ये हैं, ऐसा है वैसा है, और ये सब करके उनको आकर्षित करके अपने धर्म के जो लड़के हैं उनसे उनको मिलवाती है। उनको लगता है कि यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, हम लोगों को स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, हम लोगों को बड़े संगवा के रखा जाता है, एक मतलब कहना चाहिए उनको प्रोटेक्शन दे करके रखा जाता है। वो उससे प्रभावित होती हैं तीनों लड़कियां, और एक बहुत बड़ा फिर उसमें बदलाव ही आता है कि वो अंगीकार करती है वो इस्लाम को, और वो जाकर के फिर उनके साथ वही होता है जो उनका हेतु होता है, जो उनका बेसिकली जो वो चाहते हैं, उसकी हत्या करने का जो प्रयत्न किया जाता है, या उनके थ्रू जो सेक्स स्कैंडल्स थे वो सब किए जाते हैं, या बेसिकली पूरी तरीके से उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, ये एक सोची समझी साजिश है। अभी उत्तर प्रदेश में किसी एक व्यक्ति का वीडियो बहुत वायरल हुआ, तो वो उसको उसने बताया कि हम लोगों को मदरसों से इस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं कि आप किसी भी एक हिंदू लड़की को ऐसे ऐसे पकड़ो, 50,000 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, अलग अलग राशि हैं, अलग अलग लेवल की लड़कियों को पकड़ने के लिए, अलग अलग लेवल की लड़कियों को फंसाने के लिए आपको राशि भी अलग अलग तरीके से मिलेगी, किस तरीके से घुमाना है, क्या करना है, उसकी आप लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो आप ये देखिए कि जब प्रेम ऐसी षड्यंत्रों के बारीकियों से होकर के गुजरता है, तब वो प्रेम कहाँ रह जाता है। उसके भयावह रिजल्ट आने बहुत स्वाभाविक हैं। इसके लिए नितांत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस चीज़ से अवगत कराएँ। उनको बताएँ कि देखिए, अगर विवाह करना है, आपको निश्चित तौर पर ये एक ऐसा वो है जो हर कोई विवाह करता है, हर कोई अपना जीवन साथी का चयन करता है। आज की तारीख में किसी भी प्रकार से अंकुश लगाना मैं नहीं समझता कि सार्थक है। उनसे लेकिन ये कहिए कि विवाह करना है तो अपने रिलीजन में करें, मुसलमान मुसलमानों में करें, हिंदू हिंदुओं में करें, कुछ भी होगा, कम से कम ऐसी विभत्स घटनाएँ नहीं होंगी। काट-काट करके, छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके, मतलब सोच करके भी ये लगता है कि यार ये लोग करते कैसे हैं? ये लोग सोच कैसे लेते हैं कि थिंकिंग क्या है? सर जिसको आपसे आप एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। सर हम किसी लड़की के साथ सर ये करने की सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में ये थिंकिंग आ रही है, सर कहीं ना कहीं मैं जितना मानता हूँ कहीं ना कहीं गुस्से से, गलत नकारात्मक ऊर्जा से ही आ रही है सर। बिल्कुल। और सर इसमें एक चीज ये भी देखिए, क्या ये सेम चीज आप किसी और लड़की के साथ कर रहे हो, क्या ये अपनी बहन के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ ये कभी कर सकते हो? वहां तक थिंकिंग क्यों नहीं जाती है? देखिए, क्या मैं एक बताऊँ लड़की का ही दोष क्यों सर हमें? जब किसी एक व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है इसी चीज के लिए कि आपको उसके टुकड़े ही करने हैं, आपको लव जिहाद करना है, ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मृत्यु के बाद 72 हूरें मिलेंगी, आपसे अल्लाह खुश होंगे, तो वो एक धार्मिक माइंडसेट हो गया। उसको बिल्कुल सर। लगेगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये पाप है ही नहीं, ये तो मेरे धर्म का एक हिस्सा है जो मैं कर रहा हूँ। और आप ये देखिए ना कि जिस निर्ममता के साथ इस्लाम के अंदर जीव हत्या की जाती है, हिंदू भी खाते हैं नॉन वेज, मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुओं का एक तरीका होता है कि उसको झटके से काट दिया जाता है, उसकी वेदना को और अधिक देखा नहीं जाता। इस्लाम में क्या करते हैं, उसको हलाल करते हैं। हलाल का मतलब होता है धीरे से काट दीजिए, फिर उसको तड़पता हुआ देखिए। इस्लाम के जो अनुयायी हैं या उसको जो मानने वाले लोग हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि जितनी ज्यादा तड़पन होगी उतना ज्यादा वो अल्लाह के निकट होगा। तो आप खुद सोचिए कि जिस धर्म के अंदर
दया के मर्म को छोड़ करके हत्या, वो भी जघन्य हत्या, वो उसका अंग प्रदर्शन ये कह करके कि ये आपका एक अंग है धर्म का, ये कह करके उसको प्रशिक्षण दिया जाए, तो फिर ये रिजल्ट आने बहुत स्वाभाविक है। तो इसके लिए नितांत आवश्यक ये है कि मेरी दृष्टि में तो ये जितने भी मदरसे हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भारत के अंदर केवल एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, जो शिक्षा सौरभ ले रहा है वो सलमान ले, तब तो संभव है कि एक जैसा भाव हो। लेकिन अगर सलमान हत्या करने की शिक्षा ले और सौरभ दया करने की शिक्षा ले, फिर तो हमेशा सौरभ काटा जाता रहेगा। बिल्कुल सर। ये फर्क है इसमें। और सर एक चीज सर इसमें ये भी है कि आज के समय पे सर अपनी बेसिक एजुकेशन के साथ आध्यात्मिक नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है सर, अपने धर्म को जानना, क्योंकि कहीं ना बिल्कुल, कहीं मैं तो सामने कहता में हूं कि यही अपने अटैक करते बच्चों हैं। को शुरुआत से मंदिरों में लेकर के जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम लोग कितने, सनातन धर्म अपने आप में विश्व का एक छना हुआ धर्म है। सनातन धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ना किसी प्रकार की कोई हिंसा है, ना हमारे यहाँ भाव है। हमारे यहाँ कृष्ण को पढ़ाया जाता है जो गौपालक थे, हमारे यहाँ भगवान राम को पढ़ाया जाता है जो एक स्त्री को भोगने वाले थे। उन्होंने, अगर उनके आदर्शों पर हम लोग केवल चलें तो आप केवल कल्पना करो कि हमारा देश कहाँ पहुंचेगा। अब हम लोग बिल्कुल उनके पीछे चल रहे हैं जिनके हर एक कदम में ही लहू कहीं ना कहीं निहित है, उनके हर चरण चिन्ह पर केवल दाग हम लोगों को लहू के मिले, तो फिर तो लहू ही बहेगा ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर एक चीज हम मैं ये भी मानता हूँ कि हम एक जो गलती अपनी बहनों और अपनी बेटियों के साथ कर रहे हैं कि सर हम कहीं ना कहीं उन्हें ये आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें कभी भी कोई खतरा होगा हम हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को वहाँ इंटरडिपेंडेंट बनाया जाए कि तुम्हें अपनी सिचुएशन में अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। क्योंकि सर हम क्या देखते हैं, जहां भी कहीं ना कहीं कोई रेप हो रहा है, किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, तो वहां पे सर निश्चित तौर पर ना बहुत कम केस में ऐसा होता है कि भाई जब परिवार से वहां पे कोई पहुंचता है सर बचाने के लिए, तो हमें लड़कियों को स्वयं रक्षा की बनाना पड़ेगा सर। एक और चीज है तुषार इसमें, मेरे एक कवि हैं, मेरे प्रिय मित्र भी हैं, उनके मुख से मैंने एक बात ये सुनी थी, मेरे को बड़ा प्रभावित उस बात ने किया। हमें अपने बच्चों को महिलाओं के संदर्भ में ये बताना पड़ेगा कि दीज आर नॉट टॉयज। वो यस। अपनी बेटियों को गुड़ियाएं मत ला के दीजिए खेलने के लिए, उनको माँ लक्ष्मी की मूर्ति ला करके दीजिए। उनको बताइए कि ये जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, ये खेलने के लिए नहीं है, ये पूजने के लिए है। ये वो हैं जो तुम्हारी माँ हैं, ये वो हैं जो तुम्हारी बहन है। इनके साथ ये वाला दुराचार करना पूरी तरह गलत है। इनकी रक्षा करने के भाव अगर हम लोगों के मन में शुरुआत से हम लोगों को ये बात सिखाई जाए कि हमें अपने माँ बेटियों की रक्षा करनी है, केवल माँ बेटियों की नहीं, जो भी मार्ग में हमें दिखाई दे। अभी ये जो साक्षी वाला प्रकरण हुआ, आप ये देखो कि सरे रहा, साहिल उसको चाकू मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, उठा करके पत्थर मारे उसके ऊपर, और आने जाने वाले लोग बिल्कुल मौन होकर के वहां से गुजरते रहे। ऐसी संवेदनहीनता ये आई कहां से, कैसे आ गई है भारत के अंदर? एक बेटी को सरेराह मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, खून बह रहा है, और लोग बराबर में से गुजर रहे हैं। क्या वीडियो था वो? संवेदना यहां तक बिल्कुल इसलिए आ गई क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार देने बंद कर दिए। काश के उनमें से गुजरते हुआ एक भी व्यक्ति आकर के उसका हाथ पकड़ लेता और दो रैपट मारता उसके हाथ कान पर, उसकी हिम्मत हो जाती वहां पर खड़े रहने की, उसको मारने की, लड़की को। भीड़ इकट्ठी होती, वो चिल्लाता रहे देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन एक भी स्वर नहीं फूटा। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है भैया। और इसके लिए बेटियों को भी शिक्षा देनी, बेटियों को बिल्कुल मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूं कि उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। लेकिन उन नपुंसक जो वहां से गुजर रहे थे उनके बारे में क्या कहेंगे? उन हिजड़ों को भी तो मर्द बनना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि बेटा अगर तुम्हें किसी की भी बेटी बहू के साथ बदतमीजी होते हुए सड़क पे देखो तो 2 मिनट के लिए रुको वहां। अगर वो आदमी गाली गलौज कर रहा है तो तुम्हारी आंखें देख करके वो भग जाए, उसको लगे कि हाँ यार पब्लिक इकट्ठी हो गई। अगर वो उसको मारने की हिम्मत करे तो काश उनमें से एक भी खड़ा होकर के चीखता चिल्लाता, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। 4 आदमी इकट्ठे होते कि नहीं होते? बिल्कुल
कैसे मरने दिया यार, कमाल हो गया। सर मैं जितना मैं भावुक मानता हो हूँ, रहा हूँ, ये सब सॉरी। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम, मतलब ये सर कहनी तो नहीं चाहिए ये दिल से बात, लेकिन आज के टाइम पे जनता ये वेट कर रही है कि कब उनके घर में ये चीज हो, तब इसके लिए वो एक्शन ले स्ट्रिक्ट। बस क्या कहें, बहुत बुरी स्थिति है तुषार। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, ये टॉपिक भी सर ऐसा है कि इस टॉपिक पे मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ सर, क्योंकि होना चाहिए। हमारे देश में सर ये चीजें पहले बिल्कुल नहीं थी सर, और अब का हम समय देखेंगे तो ये बहुत आम हो चुकी हैं। देखिए मैं हम हर एक चीज बात जैसे। तुषार बोलूं, ये जो इस्लामी आतंक है, ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। और हम लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं यार, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा जो कीड़ा है वो ये है कि हम लोग कुछ भी कहते हैं ना तो ये हो जाता है कि यार हम सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, हम सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। भैया इस सोच से उबरना पड़ेगा, हर हाल में उबरना पड़ेगा। वो अनवरत लगे हुए हैं अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। उनको खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है ना है, चलेगा, लेकिन घर में उनको चाहिए 6-7 औलादें, 8 औलादें, 10 औलादें। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि 2 बच्चे हों बस यही काफी है। अरे अब तो एक पे आ गए। ये सोचते हैं कि नहीं भाई एक हो, हम इसका लालन पालन अच्छा करेंगे। कर लो लालन पालन अच्छा, इसको अमीर बनाओ, इसको इसको खूब दौलत दिलवाओ, उसके पास बहुत सारे कोठी बंगले होने चाहिए। फिर आने वाले समय में ये जिहादी, ये आतंकवादी वहीं पर लूटेंगे, आपको मारेंगे, आपको उस मकान में से भगा दिया जाएगा। और आप बाहर बैठ करके सोचना कि काश उस समय हमने धन अर्जन करने की जगह अपने परिवार में वृद्धि की होती, तो आज उनकी हिम्मत नहीं होती हमारे घर में घुसने की। ये जिस संख्या से बढ़ रहे हैं, इनको रोकना नितांत आवश्यक है। सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जनसंख्या कानून लागू करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला समय हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए नहीं है। केवल केवल वोट इनकी होगी, सरकार इनकी होगी, मान्यता इनकी होगी, सब कुछ इनका होगा। हम इनके नौकर होंगे, हम अल्पसंख्यक होंगे, ये बहुसंख्यक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इस विषय में आपने शायद एक कविता भी सर भाई मेरे हिसाब से बोली थी सर, जहाँ तक मुझे याद है मेरा इस तो। संदर्भ में मैं काफी कुछ बोलता रहता हूँ। मैं तो एक बात बस दिल्ली के लिए बोलूंगा। मैंने 4 पंक्तियां कही थी लव जिहाद, जब ये वाले साक्षी प्रकरण जब हुआ था तो बड़ा अंतर्मन उद्वेलित हुआ था। तो मैंने 4 लाइन्स इसके लिए लिखी थी। मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर अब ये स्थिति नहीं है, दिल कांपता है। उनको पता है कि एक व्यक्ति ने अगर ऐसा किया तो हमारे यहाँ का जो सीएम है, हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वो पूरा परिवार बर्बाद कर देता है। अगर एक व्यक्ति हरकत करता है तो हमारा मुख्यमंत्री घरों पर बुलडोजर चढ़वाना जानता है। अगर एक व्यक्ति कहीं दंगा में मिल जाता है तो उसका घरों को तोड़ना जानते हैं, उसके घर वालों को सड़क पे लाना जानते हैं। ये दहशत उन दहशतगर्दों के दिल में है, इसलिए उत्तर प्रदेश शांत है आज। तब मैं एक बात करता हूं, दिल्ली के लिए भी एक ऐसे ही शासक की जरूरत है। इन नामर्दों को बिठाओगे तो यही होगा जो हो रहा है। मैं बड़ी एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं। आप बात अगर आप पहुंचे, मेरी ये 4 पंक्तियां बहुत वायरल हुई। मैं ये 4 पंक्तियों के माध्यम से कहता हूं कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। और मैं कहता हूं एक बार, दिल्ली भी दे दो योगी को, लव जिहाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। कि लव जिहाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। एक नितांत आवश्यक है एक ऐसे शासक की जो शासन करना जानता हो, जो दंड प्रावधान जो है, दंड संहिता जो है उसको लागू करना जानता हो। कानून वही का वही है जो हम लोगों को अंग्रेजों ने दिया था, वही संविधान लेकर के हम अपने माथे पर घूम रहे हैं। लेकिन उसके कानून, उसके अंदर जो धाराएं हैं, उसको इंप्लीमेंट कराने की जिसके अंदर क्षमता है, योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति है जिसने उनको पढ़ करके उनका ज्ञान समझा और उसके ज्ञान को अपना करके वो धाराएं लागू की, जिसके कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं। ये कानून, ये व्यवस्था तो पूरे देश में है। अब आप जाओ ना, एक बार कर्नाटक जाओ, एक बार केरल, आपको स्थितियां पता चल जाएंगी कि सरेआम कैसे मारा जाता है, कैसे लूटा जाता है। कहाँ है उत्तर प्रदेश में ये सब? उत्तर प्रदेश और कम से कम मेरा मेरठ, आपका बुलंदशहर, ये तो वो जी तपते हुए तवे थे कि जहां पर पूरे देश में कुछ हो ना हो, सबसे पहले दंगा हमारे यहाँ भड़कना है। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मेरठ, ये तमाम जिले, शामली, ये तो वो जिले थे जहां पर कुछ हो ना हो हमारे यहाँ तो जरूर होना है। क्या हो गया? बिल्कुल। पिछले, जब से माननीय योगी जी बैठे हैं, 7-8 सालों में कोई दंगा क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि बिल्कुल शासक ऐसा है। तो ये नितांत आवश्यक है कि शासन ढंग के हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं सर यही आशा करता हूँ कि जो आज का हमारे पॉडकास्ट रहा है, सेशन रहा है, और इससे जो भी हम संदेश हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को और सभी लोगों को हम देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंचे। और अंत में मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर दो शब्द हमारे ऑडियंस को बताएं सर, तुषार मैसेज आप। और तुषार पॉडकास्ट, ये एक ऐसी वैचारिक क्रांति का नाम है जो निश्चित तौर पर, जो एक विचारधारा मैंने तुषार के अंदर देखी, वो रोमांटिज्म, वो सारी चीजें जो पॉडकास्ट पर इन दिनों अपना आधिपत्य जमा करके बैठी हैं, केवल वहां तक निहित नहीं है। तुषार की जो सोच है वो आगे की सोच है। तुषार की सोच सेलिब्रिटीज को बुलाना नहीं है, तुषार की सोच परिवर्तन लाना है समाज के अंदर। तो जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जो लोग इसके अभिन्न अंग बने हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने मन के अंदर भी एक तुषार को पैदा करें। और इस परिवर्तन में अगर उसके पूरी तरीके से आप वो स्वरूप नहीं धार सकते कि आपको तुषार बनना पड़े, आप तुषार पॉडकास्ट लेकर के आओ, तो कम से कम इसको स्वागत करें, अभिनंदन करें, अपने अंदर आने के लिए अपने मन के दरवाजे खोलें, ताकि ये विचार, ये क्रांति आप लोगों को छू सके, आप लोगों के मन तक यात्रा कर सके।